डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा ही रहना है। प्लीज घर में रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखे रहिए, सरकार के नियमों का पालन करते रहिए। प्लीज अफवाहों से दूर रहिए, अपने आप को एक्टिव करिए और बस पढ़ते भी रहिए साथ में। आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग टाइटल से समझ गए होंगे, आज के टॉपिक का नाम है जैव विकास, यानी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और इससे रिलेटेड उनकी थ्योरी, क्या क्या थ्योरी दी गई है इससे। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कंपटीशन, रेलवे, कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी वगैरह, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो। एक बात और, अगर अपन लोग किसी भी टॉपिक को बहुत ही डीपली स्टडी करके पढ़ते हैं तो अपन लोगों को जो रटने की है, जो एक एक वन लाइनर रटने की जो हैबिट होती है वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। और जब हमें टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट कि जो आप लोग वन लाइनर, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो वन लाइनर पे करते हैं, आप लोगों का कैपेसिटी बहुत है। जब आप लोग 2500-3000 हजार वन लाइनर या 5000 वन लाइनर याद कर सकते हो तो ये टॉपिक तो आप लोग बहुत इजी से समझ सकते हो। तो ये जो आप लोगों के अंदर कुछ होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें हमें ज्यादा लेंथी पढ़ने की नीड नहीं है, इसमें हम वन लाइनर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। जिसमें अगर कोई कंपटीशन एग्जाम इसमें है जिसमें जीएस ज्यादा आएगी तो उसमें जीएस मतलब उतना ही आएगा जितना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज ना उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कवर कीजिए, इससे आप जल्दी से जल्दी अपने एम को पालें और अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लें। इसलिए प्लीज अच्छे से सब लोग पढ़ते रहिएगा, सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैव विकास की जब भी अपन लोग बात करते हैं या ह्यूमन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की अपन लोग जब भी बात करते हैं तो प्लीज जिसने पहले नहीं जो लास्ट लेक्चर देखा है पहले वो देख लीजिए, ह्यूमन एवोल्यूशन, उससे आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी सारी चीजें। फिर इस टॉपिक पे आइएगा, ठीक है। तो जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसका नाम क्या है आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, क्या है जैव विकास। सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि जैव विकास है क्या। क्या होता है कि जो आज जो जटिल प्राणी है या जो कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है वर्तमान में, वो एक्चुअली ऐसा नहीं था। इसका जो विकास हुआ है, इसके जो पूर्वज हैं वो बहुत ही सिंपल क्रिएचर से हुआ है। जी हाँ, जो सिंपल क्रिएचर थे उनमें समय समय पर जो चेंज आए उनसे ही आज एक कॉम्प्लेक्स क्रिएचर का निर्माण हुआ है, यानी कि विकसित हुए हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एलिफेंट श्रूज या गज श्रूज से आपके होमोसेपियंस सेपियंस बने। मतलब होमोसेपियंस मतलब हम और आप, हमारे पूर्वज कौन है, गज श्रूज यानी कि एलिफेंट श्रूज। ओके, जैसा कि अगर हम बहुत इजीली इसको समझें तो अपन लोग एक और इससे समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज से 3 करोड़ वर्ष पहले 3 स्पीसीज आई थी। किससे, ट्री श्रूज से। कौन कौन सी, लॉरिस, लिमियर्स और टार्सियस। टार्सियस से देखो, आप देखो इसको, टार्सियस कितना छोटा सा मंकी है और इससे बना है कपी, लेकिन कई टाइम बाद, बहुत टाइम बाद बना है, कम से कम करोड़ साल बाद। जब इसके जो अंग हैं वो विकसित हुए हैं, उससे कपी ने रूप लिया है। तो इन्हीं के बीच का जो ये परिवर्तन आया है, इनके बॉडी में जो परिवर्तन आया है, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, जैव विकास। तो आप लोग समझे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है। अच्छा, अगर अपन लोग सिर्फ बात करें एवोल्यूशन की कि उद्विकास क्या है, तो जब भी हम साइंस की उस ब्रांच को अपन लोग एवोल्यूशन कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति, जैसे हम, हमारे एंसेस्टर और उनमें आए हुए टाइम टू टाइम आने वाले चेंजेस की स्टडी करते हैं, उन्हें ही हम उद्विकास या एवोल्यूशन कहते हैं। ओके, अब अगर अपन लोग बात करें कि इससे रिलेटेड टाइम पर अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी हैं, जैसे लेमार्किज्म, लेमार्कवाद बोलते हैं जिसको, डार्विनवाद, डार्विनिज्म बोलते हैं जिसको, या आपका उत्परिवर्तनवाद, नव डार्विनवाद, या आपका पूरा परिवर्तनवाद या रिकैप्चुलेशन थ्योरी। तो ऐसे समय समय पे टाइम पे इसके लिए कई थ्योरी आई हैं जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन लोग बात करते हैं लेमार्कवाद की, और अपन लोग धीरे धीरे उनकी सारी थ्योरी डिस्कस करेंगे, जितनी भी इसमें दी गई हैं वो सारी आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर अपन लोग लेमार्कवाद की बात करें या फिर लेमार्क की बात करें, जो लेमार्कवाद है इन्हीं के नाम से जाना जाता है, लेमार्क के ही नाम पर है। जी हाँ, इनका पूरा नाम था जेवी लेमार्क। इन्होंने एक
एक थ्योरी दी है जिसको अपन लोग लैमार्कवाद या लैमार्किज्म के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक बुक थी फिलोसॉफिक जूलॉजिक, जो 1809 में 1809 में पब्लिश हुई थी। इसी में इनकी ये थ्योरी यानी कि लैमार्कवाद या लैमार्किज्म पब्लिश हुई थी। ठीक है, इनके जो लैमार्कवाद है, इसको लैमार्कवाद के अलावा उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। किसने बात के अकॉर्डिंग अगर अपन लोग लैमार्कवाद जो जेबी लैमार्क जो कहते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर है, मतलब हमारा या जीव जंतुओं का जो भी स्ट्रक्चर है या उनके जो फंक्शंस हैं या उनका जो व्यवहार है, उस पे जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो होता है इन्वायरमेंट का। क्या कहते हैं कि व्यक्ति के फंक्शंस यानी कि कायिकी, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना और बिहेवियर यानी कि व्यवहार पे जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है वातावरण का यानी कि इन्वायरमेंट का। ओके, और इसी इन्वायरमेंट से के कारण व्यक्ति के कुछ अंग ज्यादा प्रयोग के कारण, जो जिनको हम ज्यादा यूज करते हैं, उनको ज्यादा प्रयोग के कारण वो अधिक विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का हम कम इस्तेमाल करते हैं और जिन अंगों का हम कम इस्तेमाल करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ये जो प्रवृत्ति होती है जेनेटिक्स होती है, मतलब एक जेस्चर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने में इसकी क्या होती है, क्षमता होती है। इसी के कारण कई पीढ़ियों तक, कई जनरेशन तक लगातार अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हम देखते हैं कि एक नई स्पीसीज बन जाती है। जैसे कि आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टार्सियस या मंकी। जैसे अपन लोग लिटिल मंकी बोला था, प्रॉपर मंकी, और फिर मंकी से क्या बना, कपी। कपी के एंसेस्टर जो है वो बंदर ही है, पूर्वज क्या है, बंदर ही है। लेकिन बंदर में समय समय पर आने वाले चेंज के कारण कपी सामने आया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया है। ठीक है, क्या होता है कि अभी हाल ही हमने आपको बताया कि लैमार्कवाद के सिद्धांत को लैमार्कवाद के अलावा उपार्जित लक्षण की वंशागत के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है उपार्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या होता है, अभी हाल ही हमने आपको बताया कि जब वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति में चेंज आना चालू हो जाता है, और उन्हीं चेंज के कारण जो अंग ज्यादा यूज होते हैं वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, और जो अंग कम यूज होते हैं वो कम विकसित हो जाते हैं। मतलब वातावरण के प्रभाव के कारण, इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से बॉडी में जो भी जंतु के शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं, अंगों में जो भी चेंजेस आते हैं, उनको ही उपार्जित लक्षण या आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, उन्हें ही एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है। समझ में आया उपार्जित लक्षण क्या होते हैं। जो लैमार्क सर का थ्योरी है ये 4 पॉइंट पे बेस्ड है। 4 इसके मेन पॉइंट हैं जिन पे इनकी पूरी थ्योरी बेस्ड होती है। जो कहते हैं कि आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, मतलब ऑटोमेटिक शरीर में बढ़ने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे आप एक प्लांट लगाते हो, एक छोटा सा पौधा लगाते हो आप मिट्टी में, और क्या करते हो, उसमें पानी डालते रहते हो। आप देखते हो कि कई साल बाद वो एक भारी वृक्ष में चेंज हो जाता है, एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली बढ़ने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना, उसकी टेंडेंसी होती है ऑटोमेटिकली ग्रोथ करने की, जैसे इन्होंने कहा। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो लैमार्क सर का कहना है कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। जैसे अगर अपन लोगों ने जो साइंस की क्लास पढ़ी थी ह्यूमन एवोल्यूशन, उसमें हमने आपको बताया था कि कई तरीके की होमोसेपियंस की स्पीसीज आई थी जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक में अलग जैसे फैल गई थी और वो अलग अलग दिखने लगती हैं। जैसे अगर अपन लोग
मंगोलियाट की बात करें तो वो लोग अलग दिखते हैं, अफ्रीकन्स की बात करें तो वो लोग अलग दिखते हैं, और हम लोग अलग दिखते हैं। सिर्फ जेस्चर क्या है, अलग अलग है। वो किसके कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो किसके कारण है, इन्वायरमेंट के कारण। जो लोग गर्म जगह पर रहते हैं वो थोड़ी अलग दिखते हैं, जो लोग ठंडी जगह पर रहते हैं वो अलग दिखते हैं, और जो उनका मौसम स्प्रिंग्स चेंज होती रहती है वो लोग थोड़ी अलग दिखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि ये किसके कारण होता है, इन्वायरमेंट के कारण। ठीक है, सीप का एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप इसमें, कि जो ठंडे क्षेत्र में जो सीप्स होती हैं, या जो जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में जो सीप होती है उनसे भारी मात्रा में वुलन होता है, जबकि जो राजस्थान में जो सीप होती है उनसे हम दरी मरी, उनके जो बाल होते हैं उनसे हम दरी वगैरह बनाते हैं। ठीक है ना, तो दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है, जबकि सीप एक ही है। ओके ना, तो ये किसके कारण होता है, इन्वायरमेंट इफेक्ट के कारण। ओके, तीसरा जो पॉइंट है इनका वो है अंगों का उपयोग और अनुपयोग, मतलब जो ऑर्गन्स हैं उनका यूज करना और ना यूज करना। अभी हाल ही हमने सबसे पहली लाइन यही बोली थी कि कोई जब क्या होता है, जैसे क्या होता है, जैसे आदि मानव को ले लो, आप लोगों ने पढ़ा है कि आप उनके एंसेस्टर कौन है, मंकी हैं या फिर कपी हैं, जो कि और फिर उनसे क्या आया आपके चिंपांजी वगैरह। अभी भी कई स्पीसीज हैं, गोरिल्ला, चिंपांजी, जो कि पहले क्या रहते थे, ट्री पे रहते थे, लेकिन नीड के अकॉर्डिंग उनने क्या किया, अर्थ पे आना चालू किया, और जब जमीन पे रहना सीखा, और जमीन पे रहने की वजह से वो सीधे खड़े होना सीख गए और 2 पैरों पे चलना सीख गए। फिर जो उनकी नेक्स्ट कई जनरेशन के बाद फिर वो लोगों को सीधे चलने ही पैदा होने लगे, कि जो बच्चा पैदा हुआ और जब वो चलना सीखेगा तो अपने 2 पैरों पे ही चलना सीखेगा, 4 पैरों पे नहीं। किसके कारण हुआ, ये हुआ आपका कि अंगों की यूज करने के कारण, कि अगर उनका यूज हुआ तो दोनों पैरों पे खड़ा होना, स्थिर खड़ा होना सीख गए, और जो उनके जो 2 आगे के पैर थे जिनसे वो जानवर की तरह चला करते थे, वो उनका यूज थोड़ा कम हो गया। आप लोग एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हो, जैसे कि जो अपने प्रीमेटिव ह्यूमन थे या आदि मानव थे, उनके क्या होते थे, दांत बड़े बड़े होते थे। क्यों? क्योंकि उनमें हंटर और गैदरिंग करने की, मतलब घूमने और शिकार करने की प्रवृत्ति होती थी। मांस, कच्चा मांस खाते थे, जिनकी वजह से उनके दांत पैने और उनके बड़े दांत होते थे। लेकिन वो फिर सभ्य मनुष्य में आए और उन्होंने सभ्यता सीखी, तो सभ्यता के साथ उन लोगों ने क्या किया कि मांस को पकाकर खाने लगे और कई चीजों का, तो धीरे धीरे उनके वो दांत क्या हो गए, विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उनका यूज नहीं हो रहा था। तो इनका तीसरी हो गया का पॉइंट है, वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागत की। जैसा कि अभी आप लोग समझ के आए हो कि कुछ जो इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण जो अंगों के अधिक यूज और कम यूज के कारण जो जंतु की बॉडी में जो भी चेंज आता है, एनिमल्स या ह्यूमंस की बॉडी में जो भी चेंज आता है, नेचर की बॉडी में जो भी चेंज आता है, उस चेंज को ही अपन लोग उपार्जित लक्षण कहते हैं, यानी कि अपन लोग उसको एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, इनमें जनरेशन में जाने की आदत होती है, कि जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की क्या होती है, हैबिट होती है। इसी के कारण एक नई स्पीसीज का क्या होता है, जन्म होता है। जैसे कि टार्सियस, कपी, ये आपके एग्जाम्पल हैं, और कपी से आपके होमोसेपियंस, ये सब क्या है आपके उसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, मार्क सर ने इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। जैसे जिराफ का एग्जाम्पल दिया है, आप लोग देख सकते हो। जो जिराफ है वो एक्चुअली ऐसा नहीं था कि उसकी गर्दन लंबी थी और आगे के पैर पीछे के 2 पैरों से लंबे थे। ऐसा एक्चुअली नहीं, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। नहीं, पहले ही नॉर्मल हुआ करते थे, आगे और पीछे के पैर समान होते थे और गर्दन भी समान होती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, पेड़ों पे खाते थे, तो जिसकी वजह से लगातार इनका ये यूज हुआ, जिसकी वजह से इनकी गर्दन और इनके पैरों का ज्यादा यूज किया इनने, और परिणाम क्या हुआ कि कई करोड़ों साल बाद इनकी स्पीसीज आने लगी, जो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आने लगी वो ऐसे ही जन्म लेने लगी कि उनके आगे के 2 पैर पीछे के पैरों से लंबे, और उनका सिर क्या होने लगा, जो उनकी गर्दन होने लगी वो लंबी होने लगी। सेम इसी तरीके से पहले क्या होते थे, जो स्नैक्स होते थे उनके पैर होते थे, लेकिन उनके जो पैर होते थे वो उनको प्रॉब्लम देते थे, और इसकी वजह से वो बिल में जाने माने में उनको प्रॉब्लम होती थी। तो फिर बिना पैरों के धीरे धीरे उनके पैर लुप्त हो गए और वो बिना पैरों के स्नैक्स आने लगे। ठीक है ना, आप जब भी कोई काम करना स्टार्ट करोगे तो आपके जितने आपके सपोर्टर होंगे ना, उतने आपके अगेंस्ट भी खड़े होंगे। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो इनकी कुछ आलोचनाएं की हैं, जिनने सबसे इम्पोर्टेंट जो आलोचना की है वो की है जर्मन के एक साइंटिस्ट थे वीजमान। इन्होंने 1892 में रेड पर एक प्रयोग किया, और इन्होंने क्या किया कि 18 जनरेशन यानी कि 18 पीढ़ियों के चूहों तक उनकी जो टेल थी उसको काट के रखा,
और फिर ने देखा कि जब अगर लेमार्क सर का जो थ्योरी है और अगर सही होगी तो कई जनरेशन बाद जो पूंछ है वो कटी हुई पूंछ वाले ही चूहे पैदा होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या कहा कि कहीं ना कहीं आपकी बात गलत है। ओके, जो नेक्स्ट है वो दिया ने ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार। जो लोहार लोग होते हैं वो लोहा पीटने के कारण उनकी जो मसल होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो अगर ऐसा ही है तो वो तो जाने कब से उनकी कितनी जनरेशन यही काम करती हैं, तो फिर इनके जो बच्चे होते हैं उनकी मसल्स स्ट्रांग क्यों नहीं होती और वो नॉर्मल क्यों पैदा होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंडियंस वुमेन्स पे भी दिया कि इंडियन वुमेन में आपकी पीसिंग की बहुत पुरानी परंपरा है, कंठ छेदन की, तो फिर कंठ छिदे हुए बच्चे क्यों नहीं पैदा होते हैं। इस तरीके से उनकी आलोचनाएं की गई। ओके, तो इस तरीके से आपका ये हो गया आपका लेमार्क थ्योरी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट होगी अपनी डार्विन बात, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।